थे मेवाड़ के इतिहास की। और साथियों, हमने पिछली क्लास में मेवाड़ के बारे में, कुछ राजपूतों के बारे में अध्ययन हमने किया था। हमने पिछली क्लास में बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था, अल्हट के बारे में पढ़ा था। हमने पिछली क्लास के अंदर रण सिंह के बारे में पढ़ा था, जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जयद्रथ सिंह ने भूताला का युद्ध किया था, किस प्रकार से दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। ये सारी बातें हमने अच्छे से पढ़ी थी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जयद्रथ सिंह से आगे। मैंने कल आपको पढ़ाया था जयद्रथ सिंह, और आज हम पढ़ेंगे तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह कल हमने पढ़ा था, तो इसका शासनकाल था 1250 से 1273 इसका शासनकाल था। यानी कि साथियों, मेरे विद्वान साथियों, मेरे लाडलों, 1250 में ये मेवाड़ के तख्त और ताज पर बैठा था और 1273 तक ये मेवाड़ पर इसने शासन किया था, इसने राज किया था। किसने? तेज सिंह ने। दोस्तों, तेज सिंह, इसकी हम कुछ विशेष बातें हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। जो तेज सिंह था, इसे परमेश्वर महाराज धीराज, ठीक ना, आदि उपाधियों से भी, और इसको एक उपाधि और मिली थी, परम भट्टारक आदि उपाधियों से इसे नवाजा गया था। यानी कि ये मेवाड़ का पहला राजपूत था जिसे परमेश्वर, महाराज धीराज और परम भट्टारक इन उपाधियों से सम्मानित किया जाने वाला जो मेवाड़ का पहला राजपूत था, वो कौन था? आपका तेज सिंह। दोस्तों, जो तेज सिंह था, तेज सिंह की एक पत्नी थी। पत्नी का नाम था जयतल देवी। इसकी पत्नी का नाम था जयतल देवी। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी पत्नी जयतल देवी ने ही हमारे गढ़, मेरे गढ़, अपने गढ़े, जो अपना एक ही गढ़ है, चित्तौड़गढ़, इसी चित्तौड़ में इसकी पत्नी ने, जो तेज सिंह था, इस तेज सिंह की पत्नी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्व नाथ का मंदिर बनवाया था। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर किस किले में है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और इसका निर्माण करवाया था जयतल देवी ने। अगर एग्जाम में इसके मंदिर का निर्माता पूछा जाए और ऑप्शन में अगर आपको जयतल देवी ना दे रखा हो, तो उत्तर मान्य क्या होगा? तेज सिंह। क्योंकि तेज सिंह की पत्नी ने ही, जयतल देवी ने ही चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्व मंदिर का निर्माण करवाया। विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन राजपूतों के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, ये छोटी मोटी गाइडों में आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने बस ये, जब मेवाड़ की बात आती है तो आप केवल कुंभा को जानते हो, महाराणा प्रताप को जानते हो, सांगा को जानते हो, अमर सिंह वगैरह 2-3 को जानते हो, बस यही है। आपको लगता है यार ये कहां से आए, लेकिन इन एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछता है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सांगा, बाबर, कुंभा सबने पढ़ रखा है, महाराणा प्रताप सबने पढ़ रखा है, और इन चीजों को कोई पढ़ता नहीं। और आपको चीजें पढ़नी है ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न पूछे, उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखें, पत्नी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्व मंदिर का निर्माण करवाया। और अब जो मैं अगली लाइन बताने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्व, जो एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है, सुनना ध्यान से। इसी तेज सिंह के समय उदयपुर के अंदर एक जगह है आहड़। इसी तेज सिंह के समय उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है आहड़। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आहड़ में जब मेवाड़ का शासक हमारे तेज सिंह जी थे, उस समय उदयपुर आहड़ में लगभग 1267 के लगभग ईस्वी थी। इस समय जब हमारे उदयपुर से लिए उर्फ
मेवाड़ शैली जो है, आगे हम पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा शैलियां, उसमें इसका अच्छा सा जिक्र करेंगे। तो एक शैली है अपनी मेवाड़ शैली, इसके अंदर एक उदयपुर स्कूल है। तो इसी तेज सिंह के समय मेवाड़ शैली में उदयपुर आड़ में जो चित्रकला का प्रथम चित्र है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रावक प्रतिक्रमणे सूत्र चूर्णी का चित्र। मेरे साथियों, मेरे विद्वान साथियों, ये एक पेंटिंग का नाम है, एक चित्र का नाम है। चित्र का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्र, एक पेंटिंग का नाम है। जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की कल्चर में, राजस्थान की चित्रकला, उसमें इसका अच्छा जिक्र करेंगे। अभी केवल इतना से ध्यान रखना है कि जब हमारे मेवाड़ के शासक तेज सिंह था, उस समय 1267 में उदयपुर आहड़ में मेवाड़ चित्रकला का जो पहला चित्र था, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्र, यह चित्र उदयपुर आहड़ में हमें प्राप्त हुआ था। और मेरे विद्वान साथियों, जो ये चित्र था, तो बात चित्र की कर लेते हैं। जो चित्र था, इस चित्र का जो चित्रकार था, चितेरा कह सकते हो आप, चित्रकार, उसका नाम था कमल चंद्र नामक एक चित्रकार था। उसी कमल चंद्र ने इस चित्र को एक्सप्लेन किया था, इस पेंटिंग के बारे में हमें काफी नॉलेज प्रदान किया था। यानी कि इस चित्र का जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्र है, इस चित्र का जो चित्रकार है वो कौन है बोलो? कमल चंद्र को माना गया है। मेरे विद्वान साथियों, आपको मैं बता दूं कि इनमें से प्रश्न काफी ज्यादा पूछता है। और एक घटना और भी है, जब तेज सिंह मेवाड़ का शासक था, उस समय दिल्ली का एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। एक गयासुद्दीन जो बलबन था, दिल्ली का था। इस गयासुद्दीन बलबन ने भी हमारे मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन ये असफल रहा था। अगर पूछा जाए कि जब दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने, एक शासक था, अगर बलबन ने आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? तो पूछा जाए तो तेज सिंह, और बलबन ने आक्रमण किया तो ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। यानी कि बलबन हमारे मेवाड़ को जीत नहीं पाया था तेज सिंह के समय। तो मेरे विद्वान साथियों, इसमें से क्या क्या वो प्रश्न पूछ सकता है, चाहे आपका रीट का एग्जाम दो, चाहे वन रक्षक का दो, वनपाल का दो, पटवार का दो, आरएस का दो, आईपीएस का दो, किसी का भी एग्जाम दो, प्रत्येक एग्जाम में छाती ठोक के कहता हूं, अगर प्रश्न पूछा गया तेज सिंह में से, तो इसमें से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डीपली और कुछ नहीं। दोस्तों, प्रश्न क्या पूछता है? एक पूछता है श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा प्रश्न है श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयतल देवी ने। तीसरा प्रश्न है जयतल देवी किसकी पत्नी थी? तेज सिंह की। चौथा प्रश्न है मेवाड़ चित्रकला का पहला चित्र कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्र। चौथा प्रश्न है ये चित्र हमें कहां मिला था? उदयपुर आहड़ में। पांचवा प्रश्न है इसका जो चितेरा था वो कौन था? कमल चंद्र। छठा प्रश्न है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्र किस शासक के समय मिला था? तेज सिंह के समय। सातवां प्रश्न है गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किस राजपूत के समय किया था? इसी तेज सिंह के समय। कुल मिलाकर अगर पूछा जाए तेज सिंह, तो इनमें से प्रश्न पूछता है, और छाती ठोक के, सीना ठोक के कहता हूं कि 100% प्रश्न आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आगे भी भेजें। ओके, अगला। तो साथियों, अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? तेज सिंह के बारे में। अब तेज सिंह के बाद इसका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था समर सिंह। दोस्तों मेरे साथियों, ये समर सिंह की चर्चा कर लेते हैं। समर सिंह, जब तेज सिंह की मृत्यु हुई, तेज सिंह मरा 1273 में, तो 1273 से 1301 तक शासन किया था समर सिंह ने।
दोस्तों समर सिंह बड़ा गजब का राजपूत था। ध्यान से देखें, इससे डीपली और कुछ नहीं, सुनना ध्यान से आप। दोस्तों समर सिंह, जैसे ही इसके पिता तेज सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब इसके पिता मर गए तो इसके पिता के मरने के बाद समर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। दोस्तों गद्दी पर बैठा तो जो समर सिंह है, इसके बारे में एक अपनी कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक प्रशस्ति है अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो राजसमंद में है। कहाँ है? अपने राजसमंद के यहाँ जो कुंभलगढ़ के अंदर है। तो जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के बारे में पता चलता है कि भाई समर सिंह जो था ना, ये शत्रुओं की शक्ति को मिटाने वाला था। शत्रु जो थे इनके, उनकी शक्ति को मिटाने वाला था, उनका नाश करने वाला था, उनका अपहरता था। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति से पता चलता है कि समर सिंह शत्रुओं की शक्ति का अपहरता था। पूछा जाता है ये प्रश्न सीधा सा कि शत्रुओं की शक्ति का अपहरता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इसी समर सिंह को। तो दोस्तों इसके अलावा एक शिलालेख है जिसका नाम क्या है? आबू। एक शिलालेख मिला है हमें जिसका नाम है आबू शिलालेख। इस आबू शिलालेख से हमें इस बात का पता चलता है कि इसी समर सिंह ने गुजरात में एक विदेशी जाति है तुर्कों ने जब गुजरात पर आक्रमण कर दिया था, तो इसी समर सिंह ने गुजरात में से भी उन तुर्कों को खदेड़ दिया था, उन तुर्कों को भगा दिया था। इसीलिए दोस्तों इस आबू शिलालेख से हमें पता चलता है कि ये समर सिंह जो था, ये तुर्कों से गुजरात का उद्धारक भी था। मतलब गुजरात का उद्धारक किससे? तुर्कों से। तुर्क एक जाति है जो अफगानिस्तान और तुर्किस्तान से आई थी। तो इन तुर्कों से गुजरात को आजाद करवाने का काम जो किया था वो समर सिंह ने किया था। इस बात का उल्लेख किससे मिलता है? बोलो, इसी आबू शिलालेख से मिलता है, सिरोही के अंदर जो अपना है। एक शिलालेख अपना चिरवा शिलालेख। दोस्तों चिरवा शिलालेख ये भी अपने उदयपुर में है। चिरवा शिलालेख, इससे पता चलता है कि जब भी कोई दुश्मन मेवाड़ पर आक्रमण करता तो ये समर सिंह उसके सामने एक शेर बनकर, शेर की तरह उसके सामने अडिग होकर खड़ा रहता था। मतलब डर के भागने वाला नहीं था। मतलब इसी चिरवा शिलालेख में जो समर सिंह है, इसको शत्रुओं के सामने सिंह के समान खड़ा रहने वाला शासक बताया गया है। तो दोस्तों 3 प्रश्न यहां से बन जाते हैं कि किस शासक को ये शिलालेख के नाम पूछे ना पूछे, फिर भी आपको अगर नॉर्मल पढ़ रहे हो तो इतना ध्यान रखें कि शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता किसको कहते हैं? समर सिंह को कहते हैं। तुर्कों से गुजरात को आजाद किसने करवाया था? समर सिंह जी ने करवाया था। और शत्रुओं के सामने एक शेर के समान, एक सिंह के समान खड़ा रहने वाला जो राजपूत था, वो राजपूत भी अपना कौन सा था? समर सिंह था। और चिरवा शिलालेख जो हमें उदयपुर में मिलता है, इस शिलालेख से पता चलता है कि दुश्मन के सामने शेर के सामने एक खड़ा था। और दोस्तों जो समर सिंह था, इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण, और एक का नाम था रावल रतन सिंह। तो जो समर सिंह है, इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रावल रतन सिंह। दोस्तों हमें जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिली है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार जो ये कुंभकर्ण था, इस कुंभकर्ण ने अपने पिताजी से आज्ञा ली
और अपने पिताजी से आज्ञा लेकर ये नेपाल चला गया। कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। जो दो पुत्र थे किसके? समर सिंह के। दो पुत्र, एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम क्या था? रतन सिंह। जो कुंभकर्ण है, इस कुंभकर्ण के इसने क्या किया? इसने अपने पिताजी से परमिशन ली, अपने पिताजी से इजाजत ली और अपने पिता से इजाजत लेकर ये कुंभकर्ण कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। और नेपाल में जाकर अपने वंश, कौन सा वंश है इसका? गुहिल वंशी। नेपाल में जाकर अपने गुहिल वंश की इसने नींव रख दी। इसीलिए नेपाल में गुहिल वंश का जो संस्थापक कहते हैं नेपाल में। दोस्तों अगर पूछ रहे प्रश्न बन गए 4 अब तक संस्थापक के भी। अगर पूछा जाए मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन, तो गुहिलादित्य। पूछा जाए मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अपना बप्पा रावल। और पूछा जाए वागड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सिंह था। और अगर पूछा जाए नेपाल में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन था आपका? कुंभकर्ण। यानी कि इसके 2 बेटों में से एक बेटा तो नेपाल चलो गो, एक बच गो रावल रतन सिंह। फिर रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ गया। यानी कि समर सिंह जी के बाद चित्तौड़ का अगला जो शासक बना था वो अपना शासक कौन बना था? रावल रतन सिंह जी बने थे। ये संपूर्ण जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अब पढ़ेंगे हम साथियों रावल रतन सिंह जी के बारे में कि क्या था इनका इतिहास है और क्यों आज हम रावल रतन सिंह जी को इतना याद करते हैं और कैसे वो दिल्ली का नारकिया अलाउद्दीन खिलजी कम टू मेवाड़ में, और किस प्रकार से हम हर एक बात पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। मैं आपको अगले रावल रतन सिंह शासक के अंदर अच्छी इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आप एक बार जल्दी से इसको फटाफट से लिख लें। तो साथियों अब हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगला जो शासक है अपना, जिसका नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह हैं। दोस्तों शासन काल 1301 से लगाकर 1303 तक सुनना रावल रतन सिंह की कहानी, मुकेश गुजर की जीवानी। तो दोस्तों सुनना ध्यान से। रावल रतन सिंह अब तक आपने केवल इनके चर्चे सुने हैं, इनके किस्से ही सुने हैं। आज मैं पढ़ाता हूं आपको इसका हकीकत क्या था। मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू इतिहास के, तो सुनना ध्यान से। दोस्तों जो रावल रतन सिंह था उस समय जब मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह था, उस समय यहां एक सल्तनत थी जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। उस समय यहां एक जगह थी जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। यहां पर जब मेवाड़ था उस समय यहां एक जगह है दिल्ली सल्तनत। और उस समय दिल्ली का जो एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली का सुल्तान था। दोस्तों जो रावल रतन सिंह था, आपने खूब पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। इसके पीछे क्या रीजन थे? तो दोस्तों इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे बहुत सारे रीजन माने गए हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत बताए हैं। तो मैं सारे इतिहासकारों की बात करूंगा कि किसने क्या कहा था। तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे आक्रमण किया। इसके पीछे 2-3 कारण माने जाते हैं। जो पहला जो कारण था सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको दबा दिया गया कि इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण इसीलिए किया। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक था। यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फैक्ट बात तो यही थी कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली का शासक था, ये चाहता था कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में इन खिलजियों का अधिकार हो जाए।
वो अपने कुछ भी करके हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार था। और कुल मिलाकर पूरे इंडिया पर, पूरे राजपुताना पर, पूरे राजस्थान पर, पूरे भारत पर अलाउद्दीन खिलजी अपना कब्जा करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति भी था, मलिक काफूर, एक हिजड़ा था वो भी साला। पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम। दोस्तों, इस अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे आक्रमण क्यों किया? साम्राज्यवादी नीति के कारण किया था। लेकिन दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा आपके सामने एक इतिहासकार है जिसको एग्जाम की दृष्टि से काफी सही माना गया है, एग्जाम की दृष्टि से। तो प्यारे साथियों, आप देखें 1540 के अंदर एक व्यक्ति था मोहम्मद मलिक जायसी। मोहम्मद मलिक जायसी। तो 1540 में मोहम्मद मलिक जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम है पद्मावत। पद्मावत नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे विद्वान लाडलों, जो 1540 की बात है कि मोहम्मद मलिक जायसी जिसने ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का नाम क्या था? पद्मावत ग्रंथ। इस ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो इस ग्रंथ में यह लिखा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि रतन सिंह की एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मनी। और पद्मनी के सौंदर्य से मोहित होकर पद्मनी को पाने की लालसा से इस दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे मेवाड़ पर, हमारे राजपुताना पर, हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ये किसके अकॉर्डिंग? मोहम्मद मलिक जायसी के जो ग्रंथ है पद्मावत, उस ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मनी को पाने की लालसा से, उसकी सुंदरता से मोहित होकर, उसकी सुंदरता पर बिल्कुल विमुख होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन दोस्तों, इस बात को सही नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि दोस्तों, एक घटना आप देखें, विशेष आपके सामने जो भी है सब कुछ है। क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा गया है कि पद्मनी इतनी सुंदर थी कि पानी भी पीती तो उसके गले से दिखता था। आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये बात पद्मावत में लिखी गई 1540 में, जबकि पद्मनी की मृत्यु कब हो गई थी? 1303 में, यानी लगभग 250 साल बाद। लगभग कितने साल बाद? 250 साल बाद। यानी कि आपकी पीढ़ी चलती है लगभग 50, 60, 70, 80 साल जिलोगे आप। लगभग आपकी 3-4 पीढ़ियों, अगर आपको मैं कहूं कि आपकी 4 पीढ़ी पहले जो आपके दादाजी थे उनकी शक्ल कैसी थी, किसी को पता है क्या? नहीं थी। तो कोई आदमी 250 साल बाद एक्यूरेट कैसे सटीक कर सकता है? इसीलिए इसको नकार दिया गया। तो मेरे साथियों, अगर आपके एग्जाम में क्या करें, अगर एग्जाम में पूछा जाए और पद्मनी को पाने की लालसा का ऑप्शन दे रखा है तो आप सही क्या करके आओगे? पद्मनी को पाने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। वह अपनी भावनाओं में नहीं बहना पड़ेगा। आप बोलो नहीं मैं तो नहीं करूंगा, इसको मत करो, किसके क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। बस सीधी सी बात है, अगर प्रश्न पूछा जाए और अगर ऑप्शन में पद्मनी का मैटर दे रखा है तो वो लगा के आए, अगर नहीं दे रखा है तो दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? साम्राज्यवादी नीति के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। दोस्तों, जब इस अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और 1303 में चित्तौड़ में जो आक्रमण किया था, उस समय इसका एक मुस्लिम इतिहासकार जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये एक मुस्लिम इतिहासकार था। अमीर खुसरो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद था। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद था। तो इसने पूरे युद्ध में ये भी मौजूद था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो अमीर जो खुसरो था, इसने एक पुस्तक लिखी थी खजाइनुल इस अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा है, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है खजाइनुल। इस
खजाइनुल पुस्तक के अंदर इस अमीर खुसरो ने पूरे मेवाड़ का जो युद्ध हुआ था उसका सचित्र वर्णन किया है कि कैसे युद्ध हुआ था, कौन जीता कौन हारा। ये सारी बात अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइनुल ग्रंथ के अंदर पूरी पुस्तक को इसने रिकॉर्ड किया है, खोल के देख लेना। बात करते चलते इतिहास के कुछ पन्नों की ओर, ऐसे पन्ने जो अभी तक आपके सामने अधूरे लटके हुए हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करें थोड़ी सी मैं मोहम्मद मलिक जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि इनका जो ग्रंथ है पद्मावत है उसमें किस बात को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, किस बात का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि रावल रतन सिंह ने एक द्वीप, एक राज्य देश जिसका नाम है श्रीलंका, श्रीलंका में एक द्वीप था जिसका नाम था सिंहल द्वीप। एक द्वीप था जिसका नाम था सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप का एक राजा था जिसका नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन एक राजा था। तो दोस्तों गंधर्व सेन, इसी गंधर्व सेन की एक बहुत ही सुंदर एक लड़की थी, पुत्री थी जिसका नाम था पद्मनी या पद्मावती, इसकी पुत्री थी। तो दोस्तों जब रावल रतन सिंह ने श्रीलंका की इस राजकुमारी पद्मनी से शादी कर ली, विवाह कर लिया और पद्मनी को साथ लेकर अपने घर आ गया, चित्तौड़ ले आया। किसे? मां पद्मावती को हमारे गढ़ में, अपने गढ़ में चित्तौड़ के किले में ले आया। अब रावल रतन सिंह और पद्मनी दोनों संग इस किले में रहने लगे। इसी चित्तौड़ के किले में अब रतन सिंह ने विवाह कर लिया था पद्मनी के साथ, और पद्मनी और रावल रतन सिंह दोनों ही जने चित्तौड़ के किले में आराम से अपना जीवन का गुजारा कर रहे थे। तो मेरे साथियों क्या हुआ, चित्तौड़ में ही इसकी प्रजा में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन, राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण था। ये राघव चेतन के बारे में मोहम्मद मलिक जायसी ने कहा है कि राघव चेतन ने जब पद्मनी को देखा तो पद्मनी को देख राघव चेतन बेकाबू हो गया और राघव चेतन भी पद्मनी को पाने की लालसा प्रकट करने लगा। और ऐसा किदवंती है कि राघव चेतन तांत्रिक विद्या को जानता था, काला जादू करने में माहिर था। तो ये राघव चेतन काला जादू करके, काला तंत्र मंत्र करके पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन इस बात की खबर रावल रतन सिंह को चल गई कि यार ये पद्मनी को प्राप्त करना चाहता है। तो रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को बुलाया और राघव चेतन को कहा कि ये राघव चेतन, अगर तू जात का ब्राह्मण नहीं होता तो आज मैं तो के बार फेंक देता, तुझे यहीं पर मौत के घाट उतार देता, तेरी यहीं पर मैं हत्या कर देता। लेकिन तू जात का ब्राह्मण है, तू जात का ब्राह्मण है, इसलिए अभी इसी वक्त मेरा गढ़ छोड़कर, चित्तौड़ का किला छोड़कर यहां से निकल ले, वरना मेरे हाथों से तू मारा जाएगा। ऐसे रावल रतन सिंह ने इस ब्राह्मण राघव चेतन को चित्तौड़ के किले से धक्के देकर निकाल दिया और चित्तौड़ के किले से इसको निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित कर दिया तो राघव चेतन सीधा चला गया और सीधा गया ये दिल्ली, और किसके पास चला गया? अपने काका जी के पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसको चित्तौड़ का काका जी कहते हैं। तो ये चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, दिल्ली में चला गया और दिल्ली में जाकर राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर चित्तौड़ की बर्बादी की कथा शुरू कर दी और जाके अलाउद्दीन खिलजी के सामने कहा कि रे अलाउद्दीन खिलजी, तेरे पास क्या कर रहा है यहां पर तू? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, यार राघव चेतन बामण महाराज, मैं तो यहां बैठे बैठे मजे ले रहा हूं। तो राघव चेतन ने कहा कि अरे अलाउद्दीन खिलजी, मजे तू क्या ले रहा? मजे तो ले रहा रावल रतन सिंह, चित्तौड़ का रावल रतन सिंह मजे ले रहा। बोले क्या है उसके पास? तो
तो उसने कहा राघव चेतन ने कि रतन सिंह श्रीलंका से गुलाब का फूल का टुकड़ा लेके आया है जिसका नाम है पद्मनी। हे राजन, उसकी तारीफ करूं तो क्या करूं, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी मस्त है कि पानी भी पीती तो उसके गले से पानी दिखता है, ऐसी तेरी एक भी रानी नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी का सारा नशा उतर गया, अलाउद्दीन खिलजी का सारा दिमाग खराब हो गया। बोले यार ऐसी रानी तो चाहिए, ऐसा मोहम्मद मलिक जायसी कह रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर पद्मनी को पानी की लालसा से, मेरे विद्वान साथियों, 1303 में हमारे गढ़ चित्तौड़गढ़ के ऊपर इस अलाउद्दीन ने आक्रमण कर दिया। और दोस्तों इस प्रकार से ऐसा भी कहते हैं कि लगभग 6 महीने तक चित्तौड़ के घेरों को, चित्तौड़ के किले को घेराबंदी करके रखा। और चित्तौड़ी जो गांव है अपना, चित्तौड़ी गांव के यहाँ पर उसने अपना एक डेरा बनाकर जमा कर रखा। और फिर उससे मुलाकात और पद्मनी को देखने की शर्त से रतन सिंह के सामने रखी। तो रतन सिंह ने पद्मनी को केवल देखने की बात पर राजी हुआ। और फिर उस समय अलाउद्दीन खिलजी और फिर रावल रतन सिंह, इनके मध्य 1303 में बहुत ही खतरनाक हमारे गढ़ चित्तौड़गढ़ में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के समय जो रावल रतन सिंह जी थे, इनके 2 सेनापति थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने जब रावल रतन सिंह ने युद्ध किया, उस समय रावल रतन सिंह के साथ 2 सेनापति और थे, बड़े योद्धा थे, बड़े गजब के राजपूत थे। एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। तो इन सभी राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ही भयंकर युद्ध किया। और दोस्तों युद्ध करते कार सभी राजपूतों को पता है कि अब मरना 100% तय हो गया है। और विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे मेवाड़ में, राजपूताना में, राजस्थान में राजपूतों को लग जाता कि मरना तो 100% तय है, उस समय वो राजपूत केसरिया रंग की पगड़ी अपने सिर पे बांधता कफन के रूप में, और केसरिया रंग के कपड़े पहनता। इसको कहते हैं केसरिया धारण करना। जब उसको लग जाता कि साला अब कुछ नहीं है, बस अब आर पार की लड़ाई करनी है, उस समय राजपूत सिर पे केसरिया रंग की पगड़ी पहनता और केसरिया रंग के कपड़े पहनता और केसरिया धारण करके दुश्मन के तंबू में कूद जाता, ये सोचकर कि साला मैं तो मरूंगा लेकिन दुश्मन को साथ में लेके मरूंगा। और उस समय राजपूत केवल मरने और मारने के लिए युद्ध करते थे, और अगर युद्ध करते हुए राजपूत मर जाते थे तो उसको कहते हैं केसरिया करना, केसरिया करना। तो इस प्रकार से इन रावल रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल और हजारों सैनिकों ने यहाँ हमारे चित्तौड़ के किले में 1303 में केसरिया किया, अर्थात अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब मां पद्मावती को लग गया कि अब हमारा रक्षक कोई नहीं, तो इस पद्मनी ने, इस राजपुतानी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए, इसने मेवाड़ की और राजपूतों की आन बान शान के लिए पद्मनी ने हजारों महिलाओं के साथ में आग लगाकर उस जौहर कुंड के अंदर हजारों महिलाओं के साथ जलती हुई आग के अंदर, अग्नि के अंदर कूद गई और अपने प्राण की इन सभी राजपुतानियों ने आहुति दे दी। जलना मंजूर किया, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर सर झुकाना या दुश्मन के घर में रोशनी करना इन राजपुतानियों ने मंजूर नहीं किया। ये शतरानियां थी राजपुताना की, ये खोप था राजपूतों का, इसीलिए तो आज भी राजस्थान को राजपूतों का देश कहा जाता है। अगर उस जमाने में ये राजपूत ना होते तो आज चित्तौड़ का किला मुसलमानों का गढ़ बन गया होता। जिस प्रकार से दिल्ली वगैरह बनकर बैठे हैं, उस प्रकार से आज राजस्थान में केवल मुसलमानों का अधिकार था। अरे अलाउद्दीन खिलजी ने तो इतना तक कर दिया कि चित्तौड़ के किले का नाम भी बदल दिया था और दोस्तों खिजराबाद रख दिया था। तो जब केसरिया कर लिया और मां पद्मावती ने जौहर कर लिया, इसे दोस्तों राजस्थान का
चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कहते हैं और दोस्तों राजस्थान का दूसरा शाखा कहते हैं। दोस्तों एक वर्ड बोला मैंने आपके सामने, शाखा। व्हाट इज दिस शाखा? दोस्तों शाखा क्या होता है भाई? केसरिया करना, राजपूत केसरिया करते और वो मर जाते तो उनकी पत्नियां शतरानियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी आबरू की रक्षा के लिए आग में कूद कर या जल में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे देती। इसको कहते हैं जौहर करना। अगर पानी में कूद के करती तो जल जोर, आग में कूदती तो जौहर है। और जहां जहां पर केसरिया और जौहर होता है उस जगह को हम कहते हैं शाखा। और हमारे राजस्थान में कुल 11.5-12 शाखे हुए हैं। राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए हैं? 11.5 शाखा हमारे राजस्थान में हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 3 शाखे मेरे गढ़, अपने गढ़, हमारे गढ़ मेवाड़ की, राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान का गौरव कहलाने वाले गढ़ चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 3 शाखे हमारे गढ़ चित्तौड़गढ़ में हुए थे। और चित्तौड़ का पहला शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ। इस प्रकार से दोस्तों हमारे गढ़ के ऊपर मुसलमानों का अधिकार हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जब अधिकार ही कर लिया तो अधिकार करने के बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। पुत्र का नाम था खिज्र खां। तो इसने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़ का नाम भी क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। इसीलिए चित्तौड़ के किले को भी चित्तौड़ के किले को भी खिजराबाद के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इसने केवल युद्ध किया होता तो मैं अलाउद्दीन खिलजी को माफ कर देता। दोस्तों अगर इसने केवल चित्तौड़ पर आक्रमण ही किया होता तो फिर भी मैं इस अलाउद्दीन खिलजी को माफ कर देता। लेकिन इसने एक काम ऐसा किया जो आज भी मेरी आंखों में खटकता है। इसने एक ही काम किया, हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद चित्तौड़ के हमारे जो मंदिर थे, भगवान की मूर्तियां थी, महल थे, उन सभी मूर्तियों को, मंदिरों को अलाउद्दीन खिलजी ने खंडित कर दिया। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास और ये राजपूताना कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इसने चित्तौड़ पर इसने कभी तबाही मचाई और इसने मंदिरों को, भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया। इसलिए इसे पूरा चित्तौड़ इसे जीवन में कभी भी इसे नहीं भुला पाएगा और ना ही इसे कभी माफ कर पाएगा। और इतना ही नहीं, इसने चित्तौड़ को बुरी तरह से लूट लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे इस खिजरा खां के नाम पर नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। और इतना दोस्तों, इसने फिर चित्तौड़ में जाने के लिए पहले पुल नहीं था तो इसने एक किले पर जाने के लिए गंभीरी नदी पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक पुल भी बनाया। विद्वान साथियों, जो आपने पुल देखा होगा चित्तौड़ के गढ़ और चित्तौड़ जिले के शहर के बीच में जो एक नदी है जिसका नाम है कौन सी? गंभीरी नदी। उस गंभीरी नदी पर जाने के लिए एक पुल बनवाया था। वो भी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और दोस्तों इतना ही नहीं, चित्तौड़ के किले की जो तलहटी है, नीचे की साइड है, तलहटी में एक मकबरा बना हुआ है। उस मकबरे के यहाँ पर मकबरा बना हुआ है, वहां पर फारसी भाषा में जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको कुछ उपाधियां भी दी गई। इस चित्तौड़ की तलहटी के यहां पर एक मकबरा बना हुआ है। उस मकबरे में अलाउद्दीन खिलजी को उगता हुआ सूर्य कहा गया। उगता हुआ सूर्य कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी को दुनिया का या संसार का शक्तिशाली शासक कहा गया। संसार की छाया के नाम से भी इसको पुकारा गया। किसको बोलो? अलाउद्दीन खिलजी को। और बाद में चित्तौड़ के किले को लूटकर अलाउद्दीन खिलजी यहां से चला गया और चित्तौड़ का किला इसने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और फिर खिज्र खां यहां पे रहने लगा।
और जब 1316 के अंदर दिल्ली में रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद खिजर खान ने चित्तौड़ के किले का भार, एक जालोर का शासक था कान्नड़ देव चौहान, उसका एक भाई था कजिन जिसका नाम था मालदेव मुच्छाला। मालदेव मुच्छाला, इस मालदेव मुच्छाला को चित्तौड़ का भार सौंप कर चला गया और फिर यहाँ पर अभी गोयलों का अधिकार नहीं रहा। फिर इस प्रकार से दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 1303 से लगाकर 1326 तक यानी कि लगभग 23 साल तक राजपूतों का यहाँ पर अधिकार नहीं रहा था। एक प्रकार से इन मुसलमानों का ही अधिकार, मुस्लिम खिलजियों का ही राज यहाँ पर रहा था। अब बात करेंगे कि 1326 में एक बार वापस मेवाड़ के शेर के रूप में एक नया राजपूत उभरने वाला है जिसका नाम है हमीर सिसोदिया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अगले वीडियो के अंदर मेवाड़ के शेर के बारे में, हमीर सिसोदिया के बारे में, कि कैसे वो जब वाइब्रेट करता तो आसपास के लोग भी गूंजते थे। वो हम अगले वीडियो में बात करते हैं। इसके साथ आज के लिए काफ़ी, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। धन्यवाद। ओके।